लाइफ 19 में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीष कुमार सिंह। आइए आज जानते हैं मैट्रिक के सामाजिक विज्ञान से भूगोल का पार्ट 2, जिसमें हम जान रहे थे संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन के कितने प्रकार होते हैं, ये सब कुछ जाने। इसमें इस पार्ट 2 में हम जानते हैं संसाधन का जो अंतिम प्रकार है, चौथा प्रकार है उसे। तो आइए बिना देरी किए हुए जानते हैं विकास के स्तर के आधार पर संसाधन के प्रकार। तो यहां इसमें एक नंबर ये भी 4 प्रकार का होता है। पहला है संभावी संसाधन। तो किसी देश या क्षेत्र के ऐसे संसाधन जिसका प्रयोग वर्तमान में नहीं हो रहा है उसे संभावी संसाधन कहते हैं। किसी भी देश में कोई संसाधन है पर उसका प्रयोग नहीं हो रहा है तो वैसे संसाधन को संभावी संसाधन कहते हैं, क्योंकि उसकी संभावना है उसके प्रयोग किए जाने की। जैसे गुजरात और राजस्थान में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा की असीम संभावनाएं हैं, बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं, परंतु इसका प्रयोग अभी नहीं हो रहा है। तो ये हो गया संभावी संसाधन। अब हम जानते हैं विकसित संसाधन किसे कहते हैं। ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण हो चुका है तथा जिनके उपयोग की गुणवत्ता एवं मात्रा निर्धारित हो चुकी है उन्हें विकसित संसाधन कहते हैं। विकसित संसाधन समझे, सपोज कीजिए कि कोई ऐसा जगह है जहां पर हमें कोयला मिला। जैसे झारखंड में कोयला ज्यादा प्राप्त होता है। झारखंड में कोयला मिला, कोयला कितना है, कब तक चलेगा, लोगों के प्रयोग के हिसाब से ये सब कुछ उसकी गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित कर लेना, यही विकसित संसाधन कहलाता है। विकसित यानी जिसका विकास हो चुका है, जो प्रयोग में अभी वर्तमान में है, तो होगा विकसित संसाधन। भली बात आप संभावित संसाधन और विकसित संसाधन समझ गए होंगे। तीसरा जानते हैं भंडार संसाधन। ऐसे संसाधन जो उपलब्ध हो परंतु तकनीक के अभाव में उसका प्रयोग नहीं हो पा रहा हो उन्हें भंडार संसाधन कहते हैं। ऐसा संसाधन जो उपलब्ध हो परंतु तकनीक नहीं हो उसके प्रयोग के लिए, कोई टेक्निक मशीन इत्यादि नहीं बना हो उसके प्रयोग के लिए, तो उसे हम भंडार संसाधन के नाम से जानते हैं। जैसे हमारे यहाँ हाइड्रोजन ईंधन बहुत सारा है। जैसे हमारे यहाँ हाइड्रोजन ईंधन बहुत सारा है परंतु उसका प्रयोग तकनीक के अभाव में नहीं हो पा रहा है। फिर यहाँ है आपको संचित कोश संसाधन। तो यह भंडार संसाधन का ही अंश है, हिस्सा है, लेकिन इसमें यह है कि इसके प्रयोग के लिए तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, परंतु इसका सही ढंग से प्रयोग नहीं हो पा रहा है। तो इसे हम संचित कोश संसाधन कहते हैं। जैसे नदी के जल से पनबिजली परियोजना के द्वारा बहुत ज्यादा मात्रा में बिजली उत्पादन किया जा सकता है और बिजली के उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, बिजली की आपूर्ति की जा सकती है हमारे गांव ज्वार ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, परंतु ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए हम इसे संचित कोश संसाधन कहते हैं। आपको पता होगा कि हिमालयी क्षेत्र में बहुत सारे खनिज तत्व उसके नीचे दबे हुए हैं, वो भी भंडार संसाधन और संचित कोश संसाधन के ही अंश हैं। वो भी बर्फ के चादर के नीचे जमीन और उस जमीन पत्थर के अंदर वो दबा हुआ है, तो उसको भी निकालने के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए। तो इसलिए वो भी भंडार संसाधन के अंश वो है, वो खत्म नहीं होगा, वो ज्यों का त्यों रहेगा, भविष्य में उसका प्रयोग हो सकता है। अब हम जानते हैं इस अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसमें हमारा पहला सवाल रहेगा, पेट्रोलियम का महत्व कोयले से अधिक है, क्यों? तो जानते हैं कि आखिर कोयला का महत्व पेट्रोल से कम है, पेट्रोलियम से कम है, क्यों? इसकी विशेषताओं पर ध्यान देते हैं हम। पेट्रोलियम शक्ति के सभी साधनों में उच्च गुणवत्ता युक्त, सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं व्यापक है। यह सभी प्रकार के यातायात साधनों का प्रमुख संसाधन है, इसीलिए पेट्रोलियम का महत्व कोयला से ज्यादा है या अधिक है। अब जानते हैं पेट्रोलियम की कुछ विशेषताओं को जो कोयले से उसकी विशेषता महत्वपूर्ण है और अच्छी और सस्ती है। कैसे? पहला है पेट्रोलियम का भंडार कोयले के भंडारों से अधिक है। दूसरा है पेट्रोलियम का खनन, परिवहन एवं वितरण कोयला से सस्ता है। यानी पेट्रोलियम का खनन करना यानी खुदाई करना, परिवहन और वितरण करना बिल्कुल सस्ता है कोयले की अपेक्षा। कोयले में ज्यादा खर्च आ जाता है। और तीसरा है पेट्रोलियम कोयले की अपेक्षा अधिक शक्ति देता है।
ज्यादा मात्रा में शक्ति देता है कोयले की अपेक्षा पेट्रोलियम। इसीलिए पेट्रोलियम का कोयले से ज्यादा महत्व है। आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। अगर आपको प्रश्न समझ में आ रहे हो तो आप लाइक का बटन दबाएं, शेयर करें और जल्दी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमेशा बेहतर वीडियो और अच्छी पढ़ाई हमारे चैनल के द्वारा कर सकें। अब जानते हैं अगला प्रश्न, कोयले के विभिन्न प्रकारों को लिखें, या कोयला कितना प्रकार का होता है प्रत्येक का नाम लिखें। तो कोयला 4 प्रकार का होता है। पहला का नाम है एंथ्रासाइट, दूसरा का नाम है बिटुमिनस, तीसरे का नाम है लिग्नाइट और चौथे का नाम है पीट। कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि कोयले के कितने प्रकार हैं, तो 4 प्रकार। उसमें यह भी सवाल पूछा जाता है कि सबसे उत्तम कोटि का कोयला कौन सा है, तो ये चारों ऑप्शन में रहता है, तो इसमें होगा एंथ्रासाइट। और ये जो है निम्न कोटि का कोयला है। यह भी सवाल कई बार पूछा जा चुका है। आशा है आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब हम जानते हैं अगला प्रश्न, सागर सम्राट क्या है। तो हम आपको बता दें कि सागर सम्राट एक जलमंच है, यानी जलयान है, जहाज है, जिससे मुंबई हाई शहर से 115 किलोमीटर पश्चिम अरब सागर में जाकर वहां तेल का कुआं स्थित है, उससे तेल निकालने का काम किया जाता है। तो ये एक जहाज है। आप भली बात समझ गए होंगे कि सागर सम्राट क्या है, एक जहाज का नाम है। तो सुन लेते हैं एक बार। मुंबई हाई शहर से 115 किलोमीटर पश्चिम अरब सागर में तेल के कुएं स्थित हैं। यहां से तेल निकालने के लिए सागर सम्राट नामक जहाज का प्रयोग किया जाता है। यही सागर सम्राट यानी जलमंच है, यानी जलयान है। आप भली भांति समझ गए होंगे कि सागर सम्राट क्या है। आगे जानते हैं कि 4 तेल शोधक कारखानों के नाम लिखें। तो 4 तेल शोधक कारखाने जो भारत के हैं, महत्वपूर्ण है, प्रमुख है, उनको लिख दिया गया है। तो इसमें आपको है, पहला है मथुरा, यह उत्तर प्रदेश में है। दूसरा है बरौनी जो बिहार में है। तीसरा है जामनगर जो गुजरात में है और चौथा है गुवाहाटी जो असम में है। इसी के साथ जान लेते हैं अगला प्रश्न कि भारत के प्रमुख 4 जैवमंडल क्षेत्रों एवं उसी प्रांत यानी राज्यों के नाम लिखें। अब हम जानते हैं इसको। पहला है मन्नार की खाड़ी जो तमिलनाडु में है। दूसरा है नंदा देवी जैवमंडल क्षेत्र जो उत्तरांचल में है। तीसरा है सुंदरवन जैवमंडल क्षेत्र जो पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल। और चौथा है नीलगिरी जो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के क्षेत्रों में अवस्थित है। तो आप सभी को हमें आशा है कि यह वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो आपको वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करें। चलिए अब हम जानते हैं वैसे प्रश्न को जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप क्वेश्चन बैंक उठाकर देख सकते हैं कि प्रत्येक 1 या 2 वर्ष बाद या हमेशा यह सवाल पूछता है। वो सवाल कौन सा है जानते हैं। नदी घाटी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय क्यों कहा जाता है। तो पहले हम जानते हैं कि बहुउद्देशीय परियोजना क्या है। वैसी परियोजना जिसके अंतर्गत बहुत सारे उद्देश्यों को पूरा किया जाता है, इन बहुत सारे कार्यों को किया जाता है, तो वैसे परियोजनाओं को बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। नदी घाटी परियोजना को भी बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहा जाता है, तो यहां हम जानते हैं वैसी परियोजना जो एक साथ अनेक उद्देश्यों को पूरा करती है उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत भी अनेक लक्ष्यों को पूरा किया जाता है, जैसे बाढ़ नियंत्रण यानी बाढ़ पर नियंत्रण किया जाता है, सिंचाई के लिए जल का प्रबंध, मृदा अपरदन को रोकना, मत्स्य पालन, बिजली उत्पादन इत्यादि। ये सारे कार्य नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत किए जाते हैं। इसी कारण नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। आप भली भांति समझ गए होंगे कि नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहा जाता है। कई बार डायरेक्टली पूछा जाता है बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं, उसे भी आप लिख सकते हैं। अब है अगला सवाल, यह भी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, यह भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है
यह है कि खादर और बांगर मिट्टी में क्या अंतर है। खादर और बांगर मिट्टी में अंतर स्पष्ट करें। तो जाने हम खादर मिट्टी क्या है और बांगर मिट्टी क्या है। आप भली बात इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लिख सकते हैं, या हमें भरोसा है कि आपको सुनते सुनते ही प्रश्न याद हो जाएगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जो ये पॉइंट है इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लेंगे अपने नोटबुक में, कॉपी में। जानते हैं खादर और बांगर मिट्टी, तो जब नदियों में बाढ़ आता है तो यहां का मिट्टी कट करके कहीं और चला जाता है, वहां का मिट्टी कट करके कहीं और चला जाता है। तो वो नदियों द्वारा लाई गई नवीन कांप कड़ों वाली मिट्टी को, यानी नदियों द्वारा लाई गई नई मिट्टी को हम खादर मिट्टी कहते हैं। उसी प्रकार इसके विपरीत बांगर मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई पुरातन कांप मिट्टी को, यानी पुराने समय में, बहुत पुराने समय में नदियों द्वारा जो लाई गई मिट्टी रहती है उसे हम बांगर मिट्टी कहते हैं। तो अब खादर और बांगर मिट्टी को भी बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहा जाता है यह भी आप समझ गए होंगे। तो आशा है कि आप सभी को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से हुई होगी। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और कमेंट कर दें, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन हमारे वीडियो का सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप सबसे पहले हमारा वीडियो देख सकें। तो एमएस लाइफ 19 में आप सभी का हमेशा स्वागत है। मैं मनीष कुमार सिंह।